साथियों, आर गाडकर अपनी किताब सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज में लिखते हैं, नथिंग इज ऑल्ट्रुइस्टिक। प्राणियों के संसार में परोपकार जैसा कुछ नहीं होता। हर एक इंटरेक्शन या रिलेशन का एक पर्पस होता है। आज हम ऑर्गेनिजम्स के बीच एक बायोस्फीयर में होने वाले इंटरेक्शंस पर बात करेंगे। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD पर। पिछले वीडियो में हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ा। हमने पिरामिड ऑफ नंबर्स, एनर्जी और बायोमास का जिक्र किया। हमने इनके सिग्निफिकेंस को भी देखा। आज हम बात करने वाले हैं बायोटिक इंटरेक्शंस की। हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स और इसकी सिग्निफिकेंस। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि क्यों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे मौजूद हैं वो सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब एनर्जी की वजह से होता है तो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। एनर्जी एक्विजिशन फंडामेंटल ड्राइवर होता है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शंस का। चाहे हम प्रेडेशन की बात करें, कंपटीशन की, म्यूचुअलिज्म की या पैरासिटिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए लगातार एनर्जी फ्लो की जरूरत होती है और एक इकोसिस्टम को भी अपने भीतर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसी एनर्जी फ्लो की जरूरत पड़ती है। लेकिन साथियों, अकेला यही एक कारण नहीं होता है। आइए कुछ दूसरे कारण देखते हैं जो बायोटिक इंटरेक्शंस का आधार बनते हैं। दूसरे रीजंस में से एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्लांट हुए, ये अपना खाना तो खुद बनाते हैं, एनर्जी ये डायरेक्टली सन से हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सॉइल से इन्हें न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। काफी बार इनकी रूट्स इतनी एफिशिएंट नहीं होती हैं, तो इसलिए ये माइक्रोब्स से इंटरेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये है साथियों कि आपको पता है कि जीवन की लीला सीमित होती है। जीवन की लीला बहुत जल्दी समाप्त होती है और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है और रिप्रोड्यूस करने के लिए उन्हें अपने ही कॉन्स्पेसिफिक्स यानी कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। दूसरे केसेस में प्लांट्स को मधुमक्खियों या पॉलिनेटर्स से इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए। जब मैं रिप्रोडक्शन की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। आपको यह भी पता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और ऐसी कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे के कोऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। इनके अलावा और मुख्य कारणों में से एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज लेने के लिए भी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं मोनार्क बटरफ्लाई का और मिल्कवीड का। मोनार्क बटरफ्लाई मिल्कवीड से फूड के लिए तो इंटरेक्ट करती ही करती है, लेकिन मिल्कवीड में मौजूद टॉक्सिन्स को मोनार्क बटरफ्लाई अपनी बॉडी में इकट्ठा करती रहती है। समय आने पर जब कोई भी प्रेडेटर मोनार्क बटरफ्लाई को खाता है तो या तो वो मर जाता है या फिर उसके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। इस तरह एक बटरफ्लाई अपने आप को शहीद करके अपनी पूरी स्पीशीज को सेव करती है। इंटरेक्शंस का एक और कारण है हैबिटेट मॉडिफिकेशन। आप जानते हैं हम ह्यूमंस हजारों साल से दूसरे ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते आए हैं अपने हैबिटेट को मॉडिफाई करने के लिए। उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हम अर्थवॉर्म्स को इंट्रोड्यूस भी करते हैं और कल्टीवेट भी करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि वहां की सॉइल और पोरस और ज्यादा फर्टाइल हो सके। दूसरा एग्जाम्पल आपको पता है कि हम हजारों साल से काऊ डंग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने घरों की दीवारों को बनाने में। काऊ डंग से बने हुए घरों ने हमें हजारों साल तक शेल्टर दिया है। ये सभी रीजंस इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। इन्हीं रीजंस को हम बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्हें क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स कि इंटरेक्शन कौन कर रहा है। जब इंटरेक्शंस एक स्पीशीज के भीतर ही होती हैं तो वे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहलाती है। जैसे अगर एक गधा एक गधे से ही इंटरेक्ट कर रहा है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहलाएगा, लेकिन अगर एक गधा एक घोड़े से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहलाएगा। इसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर द इंटरेक्शन विद इन सेम स्पीशीज एंड इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस आर इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जब हम इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शंस के जो रीजन हैं वो है रिसोर्स कंपटीशन, मेटिंग, कोऑपरेशन और सोशल स्ट्रक्चर।
आप जानते हैं अगर दो सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं तो जाहिर है कि वो सेम तरह का खाना भी खाते होंगे, और खाना लिमिटेड सप्लाई में होता है एक इकोसिस्टम में, तो इसलिए उनके बीच में कंपटीशन होगा। जब उन्हें रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने ही जैसे लोगों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए मेटिंग का एक रीजन हुआ। अगर उन्हें प्रेडेटर्स से बचना है तो उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करना पड़ता है, वार्निंग कॉल्स देने पड़ते हैं, तो इसलिए कोऑपरेशन आता है। और अगर उन्हें ओवरऑल फिटनेस अपनी बढ़ानी है अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए, तो वो हर्ड मेंटालिटी दिखाते हैं और एक सोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इन सब एक्टिविटीज का जो मेन पर्पस होता है वो होता है मिनिमाइजिंग रैंडम लॉसेस एंड एनर्जी यूज। वहीं पर जब हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरेक्शंस हो रही हैं, जैसे प्रेडेशन हुआ कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, सिम्बायोसिस हुआ जहां जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कोहैबिट कर रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बीच में भी कंपटीशन देखने को मिलता है ताकि वो एनर्जी एक्विजिशन को इंश्योर कर सके। उनके बीच में हमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखने को मिलती है, और ये सभी इंटरेक्शंस भी अल्टीमेटली एक इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करती हैं और एक ऑर्डर को मेंटेन करने में मदद करती हैं। आज जो हम इंटरेक्शंस को पढ़ेंगे हम उन्हें इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के लेंसेज से पढ़ेंगे, और इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट इज ऑल परवेजिव इन नेचर। हर जीव दूसरे जीव से केवल अपने इंटरेस्ट के लिए जुड़ रहा है। हम 6 तरह के बायोटिक इंटरेक्शंस को आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म है। आप इस टेबल को देख सकते हैं, इसमें 2 स्पीशीज का जिक्र है, स्पीशीज 1 एंड 2। जो प्लस का साइन है वो डिनोट कर रहा है कि एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है इंटरेक्शन से। जो 0 का साइन है वो ये डिनोट कर रहा है कि स्पीशीज को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, और माइनस के साइन का मतलब है कि उस स्पीशीज को इंटरेक्शन से नुकसान हो रहा है। ये सभी डिटेल्स यहाँ दी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इंटरेक्शन को समझने से, जो है म्यूचुअलिज्म। आप देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज के सामने प्लस का साइन है, यानी कि ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स और बीज। आप जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को अपने पॉलिनेशन के लिए बीज की जरूरत होती है, और बीज को नेक्टर की जरूरत होती है जो इन्हें प्लांट के फ्लावर से मिल जाता है। तो इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट्स और बीज के बीच में म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। हम बात करते हैं एंट्स और अकेशिया की। चींटियों और अकेशिया के पेड़ के बीच में जो संबंध है वह भी म्यूचुअलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। अकेशिया के पेड़ से इन एंट्स को फूड और शेल्टर मिलता है, और बदले में ये एंट्स अकेशिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं हर्बीवोर्स से। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है माइकोराइजा का, जो कि एक फंगल एसोसिएशन होता है प्लांट रूट्स के साथ। आप जानते हैं इस इंटरेक्शन में फंजाई ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, फंजाई को खाने की जरूरत होती है, और प्लांट रूट्स को हायर एफिशिएंसी चाहिए होती है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए फंजाई प्लांट रूट्स के साथ मिलकर एक ऐसा एसोसिएशन बनाता है जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट रूट्स को प्रोवाइड करवाता है, और प्लांट रूट्स बदले में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं फंजाई को। एक एग्जाम्पल है आपके सामने ऑक्सपेकर और राइनो का। ऑक्सपेकर एक पक्षी होता है जो राइनोज के आसपास या राइनोज के इर्द गिर्द हमें देखने को मिलता है। इस पक्षी का काम यह होता है कि राइनो स्किन पे जितने भी पेस्ट्स या पैरासाइट्स होते हैं उनको खाना, उनको हटाना। तो राइनो को पेस्ट मैनेजमेंट मिल जाता है और इस पक्षी को फूड मिल जाता है। इस तरह की सभी रिलेशनशिप्स कहलाती हैं म्यूचुअलिज्म, यानी जिसमें दोनों ही स्पीशीज को फायदा हो रहा हो। अगले टाइप का इंटरेक्शन है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। रेमोरा फिश, ये जो फिश आप देख रहे हैं, रेमोरा फिश के हेड पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक सक्शन पंप के जैसा होता है। इसको इस्तेमाल करके रेमोरा फिश अपने आप को शार्क की अंडरबेली से चिपका लेती है, और उसके बाद शार्क जहां जहां घूमती है उसके साथ साथ ये रेमोरा फिश घूमती रहती है। रेमोरा फिश को शार्क से चिपकने के 2 फायदे मिलते हैं। पहला तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन, कि इसको अपनी एनर्जी खर्च ही नहीं करनी पड़ती एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और दूसरा जो इसको फायदा मिलता है रेमोरा फिश को, वो ये होता है कि शार्क ने जो भी शिकार किया उसके फ्रेगमेंट्स या बिट्स एंड पीसेस इसको खाने को मिल जाते हैं। तो खाना भी मिल रहा है और फ्री की राइड भी मिल रही है। लेकिन इस रिलेशनशिप में शार्क को कोई फायदा नहीं हो रहा है और नुकसान भी नहीं हो रहा है। इसीलिए
इस तरह की रिलेशनशिप कमेंसलिज्म कहलाएगी। सिमिलर एग्जांपल है एपीफाइट्स का। एपीफाइट्स में बहुत सारी प्लांट स्पीशीज आती हैं, जैसे एक ऑर्किड। आपने ऑर्किड फ्लावर्स देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा। ऑर्किड्स ऐसे क्लाइमेट में ग्रो करते हैं जहां टेम्परेचर कम है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ऑर्किड्स पेड़ों के ऊपर उगने वाले प्लांट्स होते हैं। ऑर्किड्स हवा से ही मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती हैं। ऑर्किड्स को ट्रीज पे शेल्टर चाहिए होता है, तो इस शेल्टर के लिए पेड़ों से चिपक के रहते हैं, पेड़ों की ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं। लेकिन पेड़ों को ऑर्किड से कोई फायदा नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता, इसीलिए इस तरह की रिलेशनशिप कमेंसलिज्म में आ रही है। कैटल ईग्रेट और कैटल का एग्जाम्पल बहुत फेमस है। ये जो व्हाइट बर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, ये कैटल ईग्रेट कहलाता है। ये कैटल्स के साथ साथ घूमता है। जब भी गाय भैंसें किसी फील्ड में चर रही होती हैं, तो उनके पैरों से डिस्टर्ब हुई सॉइल में कुछ कीड़े मकोड़े जो भी निकलते हैं, उनको ये कैटल ईग्रेट्स खा लेते हैं। तो इन्हें भोजन मिल जाता है और गाय भैंसों को कोई फायदा नहीं हो रहा है इस चीज से, और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। सिमिलरली बार्निकल्स और वेल्स का एग्जाम्पल है। बार्निकल्स को जब भी मौका मिलता है वो वेल से चिपक जाते हैं, तो वही रिमोरा फिश वाला हाल। बार्निकल्स फिल्टर फीडर्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपको वेल पे दिखाई दे रहे हैं, ये बार्निकल्स कहलाते हैं। बार्निकल्स वेल से चिपकते हैं फ्री राइड के लिए, और इन्हें वेल की बॉडी पे एक घर मिल जाता है। और वेल जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो आसपास के गुजरते हुए न्यूट्रिएंट रिच वाटर से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपना फूड लेते रहते हैं। इससे वेल को कोई नुकसान नहीं है और बार्निकल्स की मौज है। अगले तरह की जो रिलेशनशिप हम देखते हैं वो है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेनिसिलियम मोल्ड और बैक्टीरिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलिन बनी थी, और पेनिसिलिन इसी मोल्ड से एक्सट्रैक्ट की गई थी। पेनिसिलियम इस एंटीबायोटिक को इसलिए प्रोड्यूस करता है कि जब भी बैक्टीरियाज इससे इंटरेक्ट करें तो बैक्टीरियाज तुरंत मर जाएं। इसमें पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं है, लेकिन बैक्टीरियाज को नुकसान हो रहा है, इसलिए हम ये एग्जाम्पल अमेंसलिज्म में पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हम विलायती कीकर भी कहते हैं। ये आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगा प्लांट। ये मैक्सिको का नेटिव प्लांट है और भारत में इसे अंग्रेजों द्वारा लाया गया। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा अपने आसपास दूसरे पेड़ पौधों को उगने नहीं देता है। ये अपनी रूट से एक टॉक्सिन रिलीज करता है सॉइल में, जो टॉक्सिन दूसरे प्लांट्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और इस फिनोमेना को हम एलिलोपैथी कहते हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल है लार्ज ट्रीज का और अंडरग्रोइंग वेजिटेशन का। आपने देखा होगा कि किसी भी गार्डन में जहाँ पे कोई बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे आपको घास की डेंसिटी कम दिखाई देती है, दूसरे पेड़ पौधे भी उगते हुए नजर नहीं आते। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी कैनपी से जो शेड बन रही है वो दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को हैम्पर करती है। इससे उस पेड़ को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे छोटे प्लांट्स को नुकसान हो रहा है। एक सिमिलर एग्जांपल है रेड टाइड एल्गे का और मैराइन लाइफ का। रेड टाइड फिनोमेना आपको ओशंस में देखने को मिलता है, जहां पे अचानक से एक एल्गल ब्लूम होता है और एक काफी बड़ा एरिया बिल्कुल लाल हो जाता है। एल्गल ब्लूम का मतलब है रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। इस एल्गल ब्लूम की वजह से मैराइन लाइफ एडवर्सली इफेक्ट होती है, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। हमें लार्ज नंबर्स में डेथ देखने को मिलती है मैराइन लाइफ की या मैराइन ऑर्गेनिजम्स की। अगला इंटरेक्शन है कंपटीशन, और नेगेटिव साइंस आपको डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ दोनों का ही नुकसान होता है। आप एक मिनट के लिए रुककर यह सोचें कि जिस कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस कंपटीशन को क्लियर करने के सपने आप मन में संजोए हैं, उससे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, आप खुद से ढूंढिए। हम कंपटीशन को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। मान लीजिए एक एरिया में लायन और टाइगर दो टॉप प्रेडेटर्स रह रहे हैं। उनका प्रे बेस भी सेम है। अब वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे हैं। इसी कंपटीशन की वजह से कई बार उनके फेटल एनकाउंटर्स भी होते हैं और उन्हें किल मिलने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर लायन ने हंट किया है तो पूरा हर्ड डिस्टर्ब हो गया होगा। टाइगर को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हंट करने के लिए। सिमिलर एग्जाम्पल आपको चीता और लेपर्ड्स का देखने को मिलता है। इनका भी प्रे बेस मोर और लेस सेम ही होता है। इनफैक्ट लेपर्ड्स दुश्मन होते हैं चीता के। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको ओक और मेपल ट्री में देखने को मिलेगा। दे बोथ compete फॉर सनलाइट।
तो एक दूसरे से ऊपर ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेड एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर तरह का कंपटीशन आपको गोट और शीप में देखने को मिलता है। साथियों, ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जो इंट्रास्पेसिफिक भी हमें देखने को मिलता है। एक ही स्पीशीज के मेंबर भी एक दूसरे से कंपीट ही कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज का नेचर ही ऐसा है कि दे आर लिमिटेड बाय नेचर, या हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड इन एन इकोसिस्टम। जहां कोई भी चीज लिमिटेड हो गई वहां उसके लिए कंपटीशन होगा ही होगा, और जहां कंपटीशन होगा वहां कुछ ना कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ही कंपीटिंग स्पीशीज को झेलने पड़ेंगे। अगले तरह का इंटरेक्शन है प्रिडेशन। प्रिडेशन वो इंटरेक्शन है जहां एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसका शिकार करता है। इसमें एक स्पीशीज को तो फायदा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान है। एग्जाम्पल है आपके सामने लॉयन का और सांभर का। यहाँ लॉयन प्रेडेटर है, चीता और सांभर में भी चीता प्रेडेटर है। एक यूनिक एग्जाम्पल आपको कुछ यूनिक एग्जाम्पल्स आपको प्लांट किंगडम से भी देखने को मिलते हैं प्रेडेशन के। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट होता है, उसकी पत्तियां एक ट्रैप की तरह होती हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट उसकी पत्ती पे बैठता है वो पत्ती अपने आप बंद हो जाती है और उस इंसेक्ट को मार देती है। उस इंसेक्ट का इस्तेमाल प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए करता है। सिमिलरली पिचर प्लांट, जिसकी फोटो आप यहाँ देख रहे हैं, पिचर प्लांट में इसकी पत्तियां एक पिचर या एक घड़े की शेप ले लेती हैं जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। इसके ऊपर एक फ्लैप होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसकी पत्ती पे बैठता है ये फ्लैप क्लोज हो जाता है और ये इंसेक्ट उस फ्लूइड में गिर जाता है। उस फ्लूइड में ये इंसेक्ट डिसॉल्व होता है और प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपने न्यूट्रिशन के तौर पे। क्योंकि ये एक्टिव किल्स हैं इसीलिए ये दोनों प्लांट्स प्रेडेटर कहलाएंगे। अगले तरह की रिलेशनशिप है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में साथियों बेनिफिट और हार्म का तो वही कॉन्सेप्ट है जो प्रेडेशन का है, कि एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान। लेकिन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अलग है। पैरासाइट्स अपने होस्ट को कभी मारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि होस्ट जीता रहे और ये उसका खून पीते रहें। होस्ट की डेथ एक ही केस में होती है जब उस पर पैरासाइट का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है या पैरासाइट्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है होस्ट के लिए। इसका एग्जांपल है हेडलाइस और ह्यूमंस। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है सूगले, इसका इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है। ये एक राजस्थानी वर्ड है। सूगले का मतलब होता है अनहाइजीनिक। मैंने यहाँ मजाक में डाल दिया है, आप एग्जाम में मत लिखना। इसका अर्थ है कि वो लोग जो साफ सुथरे नहीं रहते हैं, टाइम पे नहाते धोते नहीं है, सर्दियों में हफ्ते हफ्ते तक नहीं नहाते, उनके सर में जुएं होती हैं। वो जुएं उनका तो खून चूसती हैं, उनके घर वालों का भी खून चूसती रहती हैं और एक से दूसरे के सर में फैल जाती हैं। जुओं से आदमी मरेगा नहीं, लेकिन खुजा खुजा के अपनी खोपड़ी खाली कर लेगा और ये उसका खून चूसती रहेंगी, तो इसलिए हेडलाइस पैरासाइट हो गई। सिमिलर एग्जाम्पल है टेप वर्म का और ह्यूमंस का। टेप वर्म ह्यूमन के इंटेस्टाइन्स में आपको देखने को मिलता है। ये वहीं से न्यूट्रिशन अपना हासिल करता रहता है और रिप्रोड्यूस करता रहता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल टिक्स का और एनिमल्स का देखने को मिलता है। जैसे आप में से कुछ की खोपड़ी पे जुएं होंगी, ऐसे ही एनिमल्स की जुएं कहलाती हैं ये टिक्स। ये इनका खून चूसती रहेंगी और जब इनका पेट भर जाएगा और ये फूल का गुब्बारा हो जाएंगी तो उससे डिटैच हो जाती हैं। लेकिन आपको एक यूनिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है पैरासिटिज्म में कुकू बर्ड का, जिसे हम कोयल कहते हैं। कोयल दूसरे पक्षी का खून नहीं चूसती। कोयल क्या करती है कि कोयल के अंडे जिस भी पक्षी के अंडे से मिलते जुलते हों उस पक्षी के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है, खुद का घोंसला कभी नहीं बनाती। वो पक्षी बेचारा अज्ञानी कोयल के अंडे सेता रहता है और जैसे ही कोयल के अंडों से बच्चे निकलते हैं वो उस पक्षी के दूसरे अंडों को धक्का देके घोंसले से गिरा देते हैं और खुद खाना मांग मांग के खाते रहते हैं उस होस्ट बर्ड से। तो कोयल ने जो एक इनडायरेक्ट कब्जा कर लिया दूसरे पक्षी के घोंसले पे, वो कहलाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके कई टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब है कि वो पैरासाइट्स जो कि होस्ट की सरफेस पे रह रहे हैं, हेडलाइस ऑन ह्यूमंस। एंडोपैरासाइट्स वो हुए जो होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे टेपवर्म ह्यूमन के इंटेस्टाइन के भीतर रहता है। एक टर्म आता है सोशल पैरासिटिज्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सोशल पैरासिटिज्म आपको सोशल इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे एंट्स या बीज। मैं आपको एंट्स का यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। दो स्पीशीज हैं, लेसियस अम्ब्रेटस और नाइजर। इस तरह के पैरासिटिज्म में क्या होता है कि अम्ब्रेटस की क्वीन
चुपके से दबे पांव नाइजर की कॉलोनी में एंटर करेगी। एंटर करके नाइजर कॉलोनी की जो क्वीन है उसको मार देगी और खुद क्वीन बन के बैठ जाएगी। उसके बाद अपने अंडे देती रहेगी और उन अंडों की देखभाल उस कॉलोनी की एंट्स करती रहेंगी। तो अम्ब्रेटस की क्वीन ने नाइजर की कॉलोनी पे कब्जा कर लिया और अब उनसे सेवा करवाती जा रही है। ये सोशल पैरासिटिज्म का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स दूसरी स्पीशीज की कॉलोनी में घुसेंगे, वहां मौजूद अंडों को चुराएंगे और उन्हें वापस अपनी कॉलोनी में ले आएंगे। इस कॉलोनी में लाके उन्हें ग्रो करेंगे और जब वो अपने अंडों से निकल आएंगे तो उन्हें मजदूर की तरह काम में लेंगे, उन्हें वर्कर्स की तरह ट्रीट करेंगे और अपनी कॉलोनी का सारा काम करवाएंगे उनसे। ये भी सोशल पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल है। ब्रूड पैरासिटिज्म आप पढ़ चुके हैं, कुकू और होस्ट बर्ड का। पैरासाइट होस्ट के बिना सरवाइव कर सकता है या नहीं, उस आधार पे हम पैरासाइट्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट और एक फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स वो होते हैं जिनका लाइफ साइकिल अपने होस्ट के बिना पूरा हो ही ना पाए, यानी अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में, चाहे वो लार्वा स्टेज हो या अडल्ट स्टेज हो, उन्हें एक होस्ट की जरूरत पड़ती हो, उसके बिना उनका जीवन संभव ना हो पाए, वो कहलाते हैं ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। जब हम फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करते हैं तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स वो होते हैं जिन्हें कोई होस्ट मिल गया तो वो उसके चिपक जाएंगे और उसका खून चूसते रहेंगे, या फिर होस्ट नहीं मिला तो भी वो अपना सरवाइव कर लेंगे, अपना काम चला लेंगे। इस तरह का एक एग्जाम्पल है राइनेंथस प्लांट का और होस्ट प्लांट का। राइनेंथस को अगर कोई होस्ट प्लांट मिल गया है तो ये उसके साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप बना लेगा, और नहीं मिलता है तो ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर लेता है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है हेमी पैरासाइट का, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पार्शियली पैरासाइट होते हैं, पूरे पैरासाइट नहीं होते हैं। इन्हें हम हिंदी में मौका परस्त कहते हैं कि मौका मिला तो पैरासाइट हो गए और मौका नहीं मिला तो अपना काम चला रहे हैं। राइनेंथस प्लांट और मिसल्टो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी से जुड़ा एक और टर्म आता है साथियों जिसे हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में इसका थोड़ा सा हमने जिक्र किया था, लेकिन हमने इसे जाना नहीं था कि ये होते क्या है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, हालांकि ये एक टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है, पर फिर भी इसके जरिए से हम इसे आसानी से समझेंगे। हाइपर पैरासाइट का मतलब अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो यह है चोर पे मोर। इस तरह की रिलेशनशिप 3 लेवल की रिलेशनशिप होती है, जहां पे आपको एक प्राइमरी होस्ट देखने को मिलता है। इस प्राइमरी होस्ट का एक प्राइमरी पैरासाइट होता है और इस प्राइमरी पैरासाइट पे एक हाइपर पैरासाइट होता है, यानी बैक्टीरिया ने ह्यूमंस को इन्फेक्ट किया और बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दिया। बैक्टीरिया ह्यूमंस पे पैरासिटिज्म कर रहा है और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे पैरासिटिज्म कर रहा है। यहाँ पे ये बैक्टीरिया तो ह्यूमन से अपने न्यूट्रिशन ले रहा है और शेल्टर ले रहा है, लेकिन बैक्टीरियोफेज अपना न्यूट्रिशन और शेल्टर एक बैक्टीरिया में ले रहा है। तो बैक्टीरिया का होस्ट ह्यूमन हुआ और बैक्टीरियोफेज का होस्ट हुआ बैक्टीरिया। इस तरह की रिलेशनशिप को हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग अगर कंफ्यूज होंगे कि भाई बैक्टीरिया तो पैथोजेंस होते हैं, ये थोड़ी पैरासाइट्स होते हैं। साथियों, पैरासाइट टर्म या पैथोजन कई बार इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन किसी पैरासाइट को हम पैथोजन से डिफरेंशिएट करते हैं इसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी की वजह से, कि पैथोजन से डिजीज कॉज करते हैं। पैरासाइट्स जनरली डिजीज कॉज नहीं करते पर कर सकते हैं, तो इन्हें इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये सरल एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जो आप याद कर सके। अदरवाइज मैं आपको वास्प का भी एक एग्जाम्पल दे सकता था, जिसे आप लोग खुद गूगल करिएगा। आखिर में आजकल हमें एक 7th टाइप की रिलेशनशिप और पढ़ने को मिल रही है, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में 0 कॉस्ट होती है किसी भी स्पीशीज की और 0 बेनिफिट होता है, यानी कि ना तो किसी स्पीशीज को फायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, और ना ही कोई दूसरी स्पीशीज जो उससे इंटरेक्ट कर रही है उसको कोई फायदा हो रहा है और उससे कोई नुकसान हो रहा है। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें 2 अनरिलेटेड स्पीशीज जो कोई एक स्पेस शेयर कर रही हैं, वो इंटरेक्ट कर रही हैं या फिर बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, और हम इस चीज को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके होने या ना होने का पता तो हमें तब चले जब या तो किसी एक को बेनिफिट हो या फिर लॉस हो, लेकिन ना तो कोई बेनिफिट देखने को मिल रहा है ना कोई लॉस देखने को मिल रहा है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या फिर ये कोई रिलेशनशिप हुई भी? अगर आप कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो भी सही होगा,
और आप कह रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप है, बस हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो भी सही होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम न्यूट्रलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है दो अनरिलेटेड स्पीशीज रैबिट और डियर का। इनके बीच में हमें कोई इंटरेक्शन होती हुई नहीं देखने को मिलती, और अगर हो भी रही होगी तो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ना तो किसी को कॉस्ट पे करनी पड़ रही है और ना किसी को बेनिफिट हो रहा है। साथियों, इसी के साथ आज हमने खत्म कर लिया आपका बायोटिक इंटरेक्शंस। हमने देखा कि इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स के आधार पर हम बायोटिक इंटरेक्शंस को इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस में बांटते हैं, और उसके बाद हमने इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के लेंस से 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स को पढ़ा। हमने पैरासिटिज्म के टाइप्स देखे, और लास्ट में हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा न्यूट्रलिज्म का। मैं जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।